अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में आपको कहते हैं खुशामदीद और मैं हूँ इकरा हारिस। एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ आपके सामने हम मौजूद हैं और ऑब्वियसली एक नए प्रोग्राम के साथ भी। और हम हमेशा से कोशिश यही करते हैं कि हम उन मेहमानों को बुलाएं जो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी के हवाले से बात करें या पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, क्योंकि बहुत तनकीद हो चुकी, बहुत हम बहस और तकरार में पड़ चुके। अब बात आ गई है और वक्त आ गया है कि किसी सब्सटैंशियल इशू पर गुफ्तगू की जाए, किसी अच्छे मौजू पर गुफ्तगू की जाए जिससे कुछ हासिल भी हो, चाहे वो इल्म की बात हो, चाहे वो एक्सपीरियंस की बात हो या ऑब्जर्वेशन की बात हो। तो आज की अच्छी बात बहुत ज़रूरी है आपसे शेयर करना कि कुछ सब्र, बर्दाश्त और बहुत कुछ नज़रअंदाज करने से आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सकती है। और ये फार्मूला जो है आप इंडिविजुअल लेवल पे तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के अंदर मौजूद हैं, दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, बाहर मूव कर रहे हैं, किसी सोशल सर्कल में मौजूद हैं, तब भी अगर इस फॉर्मूले को अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें तो यकीन करें बड़ा सुकून और हार्मनी सोसाइटी के अंदर जो है वो बैलेंस के साथ बरकरार रहेगी। और बहुत ही ज़रूरी है आपको ये बताना हमेशा की तरह कि कौन सी ऐसी जगह है जो आप अपनी विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो हमारा सेगमेंट है फैमिली वेकेशन, इसकी जानिब चलते हैं। तो जनाब, जो जगह आज हमने आपके लिए चुनी है वो है अपर कचूरा लेक। पहले ज़रा इसको देखिए, फिर बात करते हैं इस पर। तो जनाब, स्कर्दू की हसीन वादी में ये लेक है मौजूद। और अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं स्कर्दू या फिर प्लान्स में शामिल है तो इस जगह को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और यहाँ पर अब हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है क्योंकि हम आपको मिलवाएंगे अपने मॉर्निंग गेस्ट से एक ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट का। तो जनाब, मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उनमें से एक को तो आप टीवी पर देखते हैं तज्जिया करते हुए, मुल्की मामलात पर बात करते हुए, बहुत ही धीमे अंदाज में लेकिन बैलेंस्ड तज्जिया ये करते हैं। कभी आपने नहीं देखा कि ये किसी पार्टी की साइड ले रहे हों या किसी पे बहुत हाश हो जाए, बट लेकिन अवामी बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सलमान आबिद साहब, तज्जियाकार हैं स्टेट टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न पे सुबह सुबह आप इनका शो भी देखते हैं। और इसके अलावा 12 साल तक पढ़ाने का इनका तजर्बा भी रहा है, एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं, डेवलपमेंट एक्सपर्ट के तौर पर भी काम करते रहे हैं, उस पर भी वसी इनका तजर्बा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, अक्सर इनका रैंक देख के लोग थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर इनके साथ बना के रखना बड़ा ज़रूरी होता है। डायरेक्टर कस्टम एंड इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद हैं ये साइमा आफ्ताब साहिबा। बहुत शुक्रिया साइमा आपका बहुत शुक्रिया। ये शायर भी हैं, इनकी क्रिएटिविटी ये है कि ये लिखती भी हैं, इनका शेरी मजमुआ भी आ चुका है, ये शायर भी हैं और साथ साथ खूबसूरत शेर कहने का सलीका भी जानती हैं। हम वो भी इनसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि मज़ीद ये क्या कुछ करती हैं ऐसी पोस्ट पे रहने के बाद। बहुत शुक्रिया साइमा आपका। सबसे पहले सर मैं आपसे शुरू करूँगी। बहुत सुबह सुबह उठते हैं आप, अखबार की ख़बरों का तज्जिया करते हैं, तो इंसान तो सुबह सुबह अच्छे मूड के साथ उठता है, लेकिन जब अखबार पढ़ता है और फिर तज्जिया करना शुरू हो जाता है उन ख़बरों में, फिर मूड की ऐसी तैसी नहीं हो जाती? देखें, एक बात तो यह है कि मैं अखबार जो है जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था उस वक़्त से मैं अखबार का बड़ा कारी हूँ
उसकी वजह यह है कि मेरे वालिद खुद जर्नलिस्ट थे, तो हमारे घर अखबार की फ़ाइल आती थी, तो हम अखबार उस ज़माने से पढ़ते आ रहे थे। अच्छा। फिर बतौर जर्नलिस्ट भी फ़ाइल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। अब पिछले कुछ अरसे से ज़रा अखबार का मुताला जो है उस रफ्तार से नहीं था जितने पिछले 6-7 माह में मुझे पीटीवी के तजर्बे से हुआ, क्योंकि सुबह 12 अखबारों की पहले फ़ाइल पढ़नी है, फिर उसके बाद टीवी के ऊपर स्क्रीन के ऊपर बैठना है, तो एक अच्छा तजर्बा है। और क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ अखबार में अब वो ख़बर नहीं है जो चीज़ों को बहुत पॉजिटिव इमेजेस के साथ डेवलप करती है, क्योंकि आपका टीवी जो है उसका एक बड़ा अच्छा एक स्लोगन है कि सॉफ्ट इमेज। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम क्राइसिस को क्रिएट करते हैं, और क्राइसिस अगर नहीं भी है तो उस क्राइसिस को क्रिएट करके फिर हमें शो करना होता है। तो एक सनसनी खेजी जिसे आप कहती हैं, एक ज़माने में इसका नाम था येलो जर्नलिज्म, अब इसके और बड़े शुमार नाम आ गए हैं, रेटिंग बेस्ड पॉलिटिक्स आ गई है। तो इसलिए फिर अखबारात में से वही चीज़ उठाई जाती है जो जिस पर बहस हो और उसकी रेटिंग हो और नेगेटिविटी ज़्यादा हो। इसलिए अगर आप देखें मजमूई तौर पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक टीवी हो, हमारा अखबार हो, इवन हमारा सोशल मीडिया हो, तो लगता यह है जैसे हम बस बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, हम और पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो दिखा नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट का। यानी आप ये देखिए कि आज भी जितने भी क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक्स हैं, सोशल क्राइसिस हैं, उसके बावजूद यहाँ पर हमारे पास ऐसे ऐसे हीरोज़ हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दिखा के अपना और अपनी दुनिया से बाहर लोगों को ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री। पाकिस्तान एक सॉफ्ट इमेज है। अभी आप देखिए जो PSL के लोग आए हुए थे पाकिस्तान, जब ये जा रहे थे पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर्स, उन्होंने कहा जितना प्यार हमें यहाँ मिला, जितनी सिक्योरिटी मिली, जितना यहाँ पर लोगों ने हमें रिसेप्शन दिया, एंजॉय भी किया। लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम अब खुद बाज़ औक़ात मुझे लगता है जैसे हम अपने दुश्मन हैं, खुद लगता है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि चीज़ों को रीडिफाइन होना चाहिए, कुछ हम अपनी लिमिट्स में भी तो फंसे हुए हैं ना, कि मतलब आप जिस तरह करंट अफेयर्स का शो करते थे, मैं करती थी, तो हम वो टॉपिक्स और उन चीज़ों पे बात नहीं कर पाते थे जो रेटिंग आपकी ड्रैग नहीं कर पाते। सो वी हैव टू बी इन दैट कॉम्पिटिशन एंड रैट रेस। ये तो मसला है और पता नहीं अब इससे कब जान छूटेगी। सर मेरी तो छूट गई, आपकी पता नहीं अब कब छूटेगी। अच्छा सैमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत ही मुश्किल होता है पहले तो एक खातून को अपने आप को मनवाना, फिर CSS किया माशाल्लाह आपने, ये पोस्ट आपने बाय चॉइस चूज़ की या फिर आपको पर मुसल्लत कर दी गई, तो फिर कैसा एक्सपीरियंस है? बिकॉज थोड़े सी क्रिएटिव आप हैं और फिर कस्टम्स की जॉब। एक्चुअली ज़ाहिर है आप जैसे कह रहे हैं, ख़वातीन की बात है कि मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को मनवाने के लिए ख़वातीन को शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सिविल सर्विसेज में तो मेरे आना इस तरह से एक इत्तेफाक था कि मेरे फादर चूँकि सिविल सर्वेंट थे, तो मैंने भी मैट्रिक के बाद तकरीबन मोर और लेस ये डिफ़ाइन कर लिया कि मैं इस सिविल सर्विसेज में आऊँगी। और कस्टम्स का महकमा भी मेरी अपनी चॉइस इस लिहाज से था कि इसके बारे में ये ज़्यादा होता था कि ये बड़े शहरों में चूँकि इसके ऑफिसेज़ हैं तो उतनी ज़्यादा डिसलोकेशन जो है वो नहीं होगी। कराची में है, लाहौर, इस्लामाबाद या बड़े शहरों में इसका सेटअप है। तो जो अभी भी मेरी पोस्टिंग है, आई एम डायरेक्टर इंटेलिजेंस लाहौर एक्चुअली। इससे पहले आई वाज कलेक्टर फैसलाबाद। अच्छा। तो जब आप सीनियर हो जाते हैं तो और जूनियर भी होते हैं तो गवर्नमेंट का तरीकाकार ये है कि वो गवर्नमेंट जहाँ आपको मुनासिब समझती है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती है, और उसमें हमारी अपनी चॉइस है सच नहीं होती। हमारी चॉइस सिर्फ सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते वक्त ये होती है कि हम किस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। तो अब जब कस्टम्स जैसे मैंने चूज़ कर लिया है, तो अब ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी है कि वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ मुझे मेरी सर्विसेज को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं वो कन्वीनियंटली मुझे वहाँ पोस्ट कर देंगे। उसमें हमारा इनपुट इतना नहीं होता, अगरचे बीइंग अ वुमेन या लेडी वो ये ख्याल करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिसलोकेशन ना हो, या जहाँ एक खातून की फैमिली है वहाँ पे उसको वो पोस्ट करें। इस तरह की एक सूरत हाल हमारी चल रही होती है। तो हम तो टोटली जी वो जिसको कहते हैं कि सरकार के मुलाजिम हैं, जहाँ वो भेजेंगे वहाँ पे बैठकर काम करना शुरू कर देंगे। तो कैसा रहा कस्टम? बिकॉज खातून में खाना होने के नाते घर भी मैनेज करती हैं, और कस्टम्स की नौकरी बड़ी डायनामिक है जी, बड़ी लर्निंग है इसमें, इस लिहाज से कि इसमें चूँकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर इसमें एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर इसमें एंटी स्मगलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे यहाँ पे ना, तो इट्स नेवर अ डल मोमेंट। कभी मतलब चीज़ों के प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में लर्निंग अलहदा है और चैलेंज अलहदा है। तो लिहाजा ये बहुत डायनामिक जॉब है, और मैं कहूँगी कि ख़वातीन के लिए भी अच्छी है
कि वो अपने पोटेंशियल को यहाँ यूज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। अगरचे लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली और मुश्किल वर्क हो जाता बैलेंस है। को करते करते कभी जो है लगता है कि ज़्यादा टिल्ट हो गया नौकरी की तरफ, कभी लगता है ज़्यादा टिल्ट घर की तरफ हो गया, तो वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल जो है वो मौजूद वो रहती है। चलती रहती है। अच्छा सर, डेवलपमेंट एक्सपर्ट के तौर पे भी आप काम करते हैं। ये मुझे तो आपको तो हर कई अरसे से मैं जानती थी, बट मुझे ये नहीं पता था। बट अब ये डेवलपर एक्सपर्ट के तौर पे आप काम करते हैं, तो क्या इसके अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं क्या? बेसिकली मैंने यूएन के साथ ना और मुख्तलिफ इदारों के साथ जो एनजीओज़ है नेशनल इंटरनेशनल, उनके साथ डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है। उसमें ज़्यादा फोकस मेरा वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर और यूथ डेवलपमेंट के ऊपर रहा है। और ख़ास हमारा फोकस रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तानी जो यूथ है उसको हम एम्पावर कर सकें। और जब मैं एम्पावरमेंट की बात करता हूँ तो उससे मुराद ये है कि सोसाइटी के अंदर एक जो लोगों बच्चों के अंदर एक लैक ऑफ टॉलरेंस आ गया है, एक जो डाइवर्सिटी है, आपस में मिलजुल के रहने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कमज़ोर हुआ है। हम लिंग्विस्टिक में फंस गए हैं लसानी बुनियादों पर। तो हम ये कोशिश करते हैं नौजवानों को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और इसके अंदर डाइवर्सिटी है। कायदे आज़म ने कहा था कि इन सब को मिलकर रहना है एक पाकिस्तान के अंदर। तो हमें मजहबी बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर, समाजी बुनियादों पर, फ़िरका वाराना बुनियादों पर तकसीम नहीं पैदा करनी। यानी देखिए ना, हमारी कोशिश है कि लोगों को जोड़ें, लोगों को तकसीम ना करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तकसीम का अमल बहुत ज़्यादा है। दूसरा हमारा ये कोशिश है कि औरतों के बारे में, जैसे अभी इन्होंने कहा कि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है पाकिस्तानी औरत को। ये बहुत आसान बात नहीं है। अगर ये इस पोस्ट पे बैठी हुई हैं, अगर आप इस पोस्ट पे बैठी हैं, अगर मैं आपकी कहानी सुनूंगा तो लगेगा कि मेल के मुकाबले में आपको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा है। तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, अब आप देखिए इतनी लड़कियाँ पढ़ रही हैं लेकिन पढ़ने के बाद उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, फैमिली बैरियर्स हैं, सोशल बैरियर्स हैं, फिर जब शादी हो जाती है तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हम ये कहते हैं कि औरतों को एम्पावर किया जाए। और जब मैं एम्पावरमेंट कहता हूँ तो इससे महज मुराद इकनॉमिक्स नहीं है। एम्पावरमेंट से मुराद ये है कि औरतों को फैसले साजी में इख्तियार होना चाहिए, उनके लिए एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ वो काम करते हैं। अब आपको पता है सेक्सुअल हैरेसमेंट इतना बड़ा इशू बन चुका है। अच्छा, वुमेन की जो सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा इशू बन चुका है। वुमेन के जॉब्स जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं निकल रही। यहाँ तो मेल को भी जॉब नहीं मिलती, तो लड़कियों के लिए जॉब कहाँ से मिलेंगी। फिर ये है कि लोग ट्रस्ट कम करते हैं तो औरतों के ऊपर। एनजीओज़ के साथ जब आप काम करते हैं तो कितना रिस्पांस सोसाइटी का मिल रहा है आपको वापस? देखिए, जनरली अब पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। यानी एक ज़माना था जब कहा जाता था लड़कियों के शोबे जो है ना, वो टीचिंग का शोबा है, नर्सिंग का शोबा है, सिक्योर शोबे देखे जाते थे। अब आप देखिए हर शोबे में औरतें जा रही हैं। और वो क्या कहते हैं, सोशल साइंसेज में भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में भी हैं, मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर भी हैं, साइंस में भी हैं, हर शोबे, इंजीनियरिंग में भी हैं। तो एक तो ये कि औरतों का एक्सपोजर बहुत बड़ा है, एक बात। दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बड़ी हैं। अब मैं बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ जो जॉब्स करने की बजाय ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर बहुत आ गई हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद ऑनलाइन बिजनेसेस में औरतें इंगेज हैं। तो मुझे लगता है कि एक्सपोजर तो बहुत बड़ा है, चीज़ें तो बड़ी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो इन्वायरमेंट है सोसाइटी का, उसमें जिस तरह से औरत को एक सपोर्टिव एलिमेंट मिलना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। कई दफ़ा फैमिलीज की तरफ से भी नहीं मिलता, सोसाइटी की तरफ से भी नहीं मिलता, जिस जगह पे वो काम कर रही है वहाँ पे नहीं मिलता। अच्छा, अगर उससे गलती हो जाए उसको तो बहुत बड़ी खबर बनाई जाती है, लेकिन उसकी एप्रिसिएशन वो नहीं है। और फिर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो फैमिली कहती है, देखा ना हमने इसको जॉब दी थी ना तो इसका अंजाम यही होना था, इसने अपनी मर्जी से शादी की है ना तो इसलिए ये हुआ है। तो फिर ये एक पूरी वुमेन एम्पावरमेंट की चेन है। अब हम एंटरप्रेन्योरशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये चीज़ें फिर मैं सोसाइटी के अंदर, मेरा अपना इदारा भी है और आइडिया के नाम से जिस पे मैं काम करता हूँ, मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कर रहा हूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को इन तमाम चीज़ों के साथ आगाही दी जाए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा करिकुलम है ना, ये जो बातें आप यहाँ बैठ के पॉजिटिव इमेजेस की बात करती हैं, हमारा करिकुलम उस तरह से चीज़ों को नहीं रिविजिट कर रहा, तो वो उसकी वजह से भी हमें बहुत से प्रॉब्लम पाकिस्तानी यूथ को। अब मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताता हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं वो बहुत बड़े हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है कि जो सारा ग्लैमराइजेशन है इसको वो मीट नहीं कर पाते। और तीसरे नंबर पे जो इनसिक्योरिटी है यूथ की, वो बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। और ये इश्यूज जो है वो फिर साइकोलॉजिकली भी एड्रेस कई दफ़ा नहीं किए जाते। अच्छा साहिबा, कस्टम्स में साथ होने के नाते आप शायरा भी हैं। ये बचपन से ही शौक था या फिर ऐसा सर्विसेज में जब होते हुए कोई शायर का सुने तो हमें परवीन साहिबा, परवीन भी कस्टम में ही थी। हाँ, वो याद आती है। तो ये रिलेट काफ़ी कर रही हैं आप उनसे। तो बाय चॉइस शुरू से ही लिखने का शौक था, क्या था? हाँ जी, बस वो मेरी फैमिली में शायरी थी। मेरे वालिद साहब भी शायर हैं, उनके 3 उर्दू के और 1 पंजाबी का मजमुआ है।
तो जाहिर है घर में फिर वो मुझे लगता है देख के या कुछ इनहेरिट कर लिया या इस तरह की बात है। तो वही कॉलेज के ज़माने से शुरू कर दी थी मैंने शायरी, और वो एक रुझान आपका फितरी बन जाता है, चूँकि शायद बचपन में ही आपकी एक कंडीशनिंग हो जाती है शेर व शायरी के हवाले से, तो वो फिर उसको ही मैंने कंटिन्यू किया। तो जब शायरी करती है तो फोकस ऑफ राइटिंग क्या आपका ज़्यादा होता है? नेचर पे करती हैं, हालात पे करती हैं? शायर का तो खैर विजन बहुत ही बड़ा होता है, बट आपका विजन कहाँ जाके रुकता है? मेरी शायरी को तो मैं अपना सफ़र कह सकती हूँ कि वो मेरे तजुर्बात या मेरे मुशाहिदात या ज़िंदगी में जो मैंने सीखा, ज़िंदगी में जो मेरे साथ पेश आया या ज़िंदगी में जो मैंने मुशाहिदे किए, वो उसी पे मुश्तमिल है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेलनकॉलिक भी नहीं है। तो वो इट इज़ एक्चुअली मैं कहूँगी कि मेरा नरेटिव है वो। तो एक शेरी मजमुआ आपका आ चुका है, मज़ीद भी कुछ? शेरी मजमुआ मेरा अभी आया नहीं है, वो मैं बल्कि बता रही थी अभी इनको आबिद साहब को भी कि वो कंपाइल हो रहा है, यानी कि इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, और इंशाल्लाह जल्द आएगा शेरी मजमुआ इंशाल्लाह जी। अभी हम आपसे सुनेंगे भी कुछ उसमें से। अच्छा, आबिद साहब जब बात कर रहे थे ख़वातीन की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, आप ख़ुद भी मतलब माशाल्लाह कस्टम्स के अंदर काम करती हैं, तो जब अपने इर्द गिर्द आप देखती हैं, क्या ऐसे रवैयों का सामना कभी आपको भी करना पड़ा प्रोफेशनली या पर्सनली लेवल पे? तो फिर उन्हें एड्रेस किस तरह एक खातून को करना चाहिए? इस तरह के रवैये तो जिस तरह इन्होंने कहा है वो तो जा बजा बिखरे हुए हैं आपके सोशल फैब्रिक में। इस तरह है कल्चर सोशल, मतलब आपका सोशल प्रेशर कल्चर के या मज़हब के नाम पे कुछ ना कुछ ऐसी पेश आती हैं आपको मुश्किलात, जॉब में भी आती हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी आती हैं, और फिर जूँ आप प्रोग्रेस करते हैं वो उनकी नौइयत बदलती जाती है, लेकिन वो मौजूद रहती हैं किसी न किसी सूरत में। तो मुझे ये लगता है कि ज़ाहिर है आपको डिटर्मिन्ड होना पड़ता है, फोकस होना पड़ता है, और एक इरादा करना पड़ता है कि जो भी मुश्किलात हैं या जो भी बैरियर्स हैं मैं उनका सामना करूँगा या करूँगी, और आई विल बी डूइंग माई जॉब। यानी कि जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है, जो आप अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, मुझे ये लगता है कि उसकी तरफ जब आप अपना सफ़र जारी रखते हैं तो फिर वो रुकावटें ज़ाहिर है मौजूद तो होती हैं, वो आपको तंग भी करती हैं, लेकिन ये है कि आप कम से कम प्रोग्रेस करते जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये मसाइल रियल टाइम मसाइल हैं, ये असली मसाइल हैं। और फिर स्ट्रेटास के हवाले से बहुत फ़र्क है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे अगर आप एक रोशन ख्याल फैमिली से हैं तो फिर आपको ज़रा कम मसले का सामना है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी फैमिली से हैं कि जो ज़रा थोड़ी सी कन्वेंशनल उनकी है, तो वो उस तरह से एक लड़की के एम्बिशंस को या उसकी इन बातों को कि वो कुछ बनना चाह रही है लाइफ में या कोई अचीव करना चाह रही है चीज़, या मैंने कई दफ़ा देखा कि इतनी ज़्यादा लायक बच्चियाँ और इतनी ज़्यादा पढ़ने वाली बच्चियाँ जो हैं वो मतलब उनको कंटिन्यू नहीं कराई जाती है एजुकेशन। फिर अगर वो एजुकेशन ले लें तो फिर उनको जॉब के लिए बहुत डिस्करेज किया जाता है, उनकी शादी के लिए पहले फ़िक्र की जाती है कि जी वहाँ होगा, और इस तरह से ना तो ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। कई लोग तो ऐसे भी है जनाब जो जॉब, अक्सर डॉक्टर्स हमने देखी हैं सारी ज़िंदगी लगा के डॉक्टर बनती हैं या फिर अपना करियर परसू करती हैं, तो शादी के बाद उन्हें कह दिया जाता है आप जॉब छोड़ दें। मतलब उस तरह हुक्म चलाया जाता है कि वो अगला इंसान देखता ही नहीं है कि उसकी कितना करियर में उसकी मेहनत शामिल है, उसके वालिदैन की मेहनत शामिल है। बट ये सॉरी टू से हमारी डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है जी, बिल्कुल जी, और ये हमारी सोसाइटी का मजमूई रवैया है कि अपनी बेटी के लिए शायद वो रूल्स ना हो, लेकिन जो किसी की बच्ची लेकर आ रहे हैं उसके लिए वो रूल्स जो हैं वो रखे जाते हैं। अच्छा सर, आपने जर्नलिज्म को हर डेवलप होते हुए देखा है, अब का जो जर्नलिज्म है और पहले का जर्नलिज्म है ज़रा मुख्तलिफ है, जनरेशन गैप भी काफ़ी आ गया, लेकिन आपको महसूस होता है कि अब आवाम जो है वो थोड़ा सा थक भी गए हैं, एक ही वो करंट अफेयर्स देख के, एक ही ख़बरों का ट्रेंड देख के, वो लाल फट्टे देख के, ब्रेकिंग न्यूज़, थोड़ा सा उकता गए हैं? देखिए, आप खुद करंट अफेयर्स से रही हैं और मैं आपको 3-4 बड़ी लेटेस्ट रिसर्चेज हैं जो पाकिस्तान में हुई हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, जो ये ट्रेंड सेट करती हैं या ट्रेंड बताती हैं कि पाकिस्तान में करंट अफेयर्स की जो लाइफ है वो कम हुई है। एक बात, क्योंकि वो एक जैसी चीज़ें जो है ना वो हो के लोग थक गए हैं, और चेहरे भी वही हैं, 10-12 चेहरे हैं, वही मुख्तलिफ चैनलों के अंदर ही घूम रहे होते हैं। एक चैनल से उठता हूँ मैं, दूसरे चैनल पे जा जाता हूँ, दूसरे से तीसरे चैनल पे शख्सियात पे बहुत ज़्यादा, इंडिविजुअल्स पे गुफ्तगू है, इश्यूज़ पे गुफ्तगू नहीं हो रही। अभी जो इश्यूज़ आप इनसे डिस्कस कर रही थी, मुझसे डिस्कस हो रही थी, आपके प्राइम टाइम के अंदर ये डिस्कशन नहीं है, तो इस वजह से उसकी अहमियत कम हुई है। एक बात, अखबारात में देखें, एक ज़माने में क्राइम जो है ना
वो सबसे लास्ट में छोटी सी खबर होती थी। अब क्राइम जो है ना वो टॉप स्टोरी बन गई है। अब आप देखिए, जब आप अखबार उठाती हैं तो पता चलता है कि 9 साल की 6 साल की बच्ची के साथ हुई है। जब वो खबर आप पढ़ेंगी, मैं पढ़ूंगा, तो मेरे पास उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होंगे। हम उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम किसी की किरदार कुशी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद टीवी में भी, इलेक्ट्रॉनिक में भी, किस तरह से लोगों की निजी लाइफ जो है, जब हम उसको डिस्कशन करते हैं तो लोगों के अंदर डिस्ट्रक्शंस होती हैं। अच्छा, फिर ये जो सोशल फैब्रिक का इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो चेंज हो रहा है, उस पर हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि अखबारात जो हैं वो अपनी अहमियत खो रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। आप और हम तीनों लोग यहाँ बैठे हैं, हम रात को पता चल जाता है रात की खबरें क्या है, सुबह ही वो अखबार में छपी होती हैं, तो उन खबरों की क्या ज़रूरत है, रात को तो आपने सुन ली है। अब ज़्यादा खबरों से ज़्यादा ज़रूरत इसकी है कि आप उस पर व्यूज़ डेवलप करें, उस पर एनालिसिस डेवलप करें, उस पर कोई चीज़ ऐसी ड्रॉ करें जो मुझसे लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में है। वो चीज़ें नहीं हैं। एक टॉक शो होता है, वो 4 दफ़ा रिपीट होता है, 3 दफ़ा रिपीट होता है, लोग थक जाते हैं। अब खबरनामा भी एक टॉक शो बन गया अनफॉर्चुनेटली। वहाँ जितनी चीख के वो खबरें पढ़ते हैं, उससे भी लोगों के अंदर एग्रेशन आ गया। ये जो लैक ऑफ टॉलरेंस का इशू है, तो मैं तो आपको बताऊँ, मजमूई तौर पर मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया ने अगर सर्वाइव करना है तो उसको अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और रिविजिट करना पड़ेगा। मौजूदा मीडिया के साथ आप पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकेंगे। सर, एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना, एक चैनल इनिशिएटिव लेता नहीं है ना। वो कहते हैं कि अगर ये ले रहा है तो 2-3 लेंगे तो फिर बाकी उसको फॉलो करेंगे। असल में मसला ये ना कि हमारे यहाँ हम लीड लेने की बजाय, इनिशिएटिव लेने की बजाय फॉलो करने पे बिलीव करते हैं। आपको पता है जो सबसे बड़ा चैनल है जियो, जो उसका जो क्लिप चल रहे होते हैं ना, लोग उसी को पकड़ के फिर अपने चैनल चला रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं, लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है, जो प्रोफेशनल है ना वो पीछे रह गए, वो पीछे रह गए। जो मालकान है ना वो आगे चले गए। आपको भी तजर्बा है, मुझे भी तजर्बा है। अब हम बुनियादी तौर पे जो मीडिया के लोग में काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रोफेशनल एटीट्यूड से ज़्यादा मालिक के जो इंटरेस्ट है ना उसको ऑब्जर्व करना होता है। और मालिक ने ये जो चैनल बनाए हैं सारे के सारे, वो किसी की आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनाए। उसने उसको अपने बिजनेसेस को के लिए बनाया है, उसको प्रॉफिट के लिए बनाया है, इसलिए उसने तो वही चीज़ बेचनी है ना जो बिकेगी, यानी जिसको हम कहते हैं। तो वो जो एक ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न का लोगो होता था, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंटरटेनमेंट है और लोगों को नॉलेज देना, वो चीज़ें पीछे चली, एजुकेट करना। अब वो जो हम कहते थे ना तालीम और तरबियत। देखिए, मैं जब पाकिस्तान टेलीविज़न से 90s में जब एसोसिएट हुआ था, जब कोई प्राइवेट चैनल नहीं था, तो एक एक लफ्ज़ की अदायगी के ऊपर इतनी सेंसिटिविटी होती थी कि कहीं ये तज़हीक का पहलू ना बने, कहीं ये इनकी दिल आज़ारी का पहलू ना बने। यहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद पे हम लोगों की पगड़ियाँ भी उछालते हैं, उनके कपड़े भी उतारते हैं, उनके ऊपर क्या क्या कुछ नहीं करते, किसी का कुछ नहीं जाता। तो इसलिए लोग भी उकता चुके हैं। और ये जो नई नस्ल है ना, वो अब स्पोर्ट्स चैनल में चली गई है, वो म्यूज़िक चैनल में चली गई है, वो टीवी ड्रामाज में बहुत ज़्यादा चले गए हैं। करंट अफेयर्स मैं पढ़ाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि आप में से कितने बच्चे हैं जो अखबार पढ़ते हैं। आप यकीन करें, एक बच्चा भी मुझे नहीं मिलता अखबार पढ़ने और मुझे कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलता जो शाम को टॉक शो देखता है, क्योंकि सारा खेल जो है ना वो अब मोबाइल के अंदर आ गया है। अच्छा साहिबा, आपको ट्रैवल का शौक है, ट्रैवल करती है? जी, ट्रैवल का शौक तो बहुत है, लेकिन जाहिर है कि ट्रैवल करती भी हूँ जब अपॉर्चुनिटी मुझे मिले। लेकिन नौकरी और फिर फैमिली और उस कमिटमेंट्स की वजह से उस शौक को पूरी तरह नहीं मैं फुलफिल कर पाती, लेकिन एट द मैक्स मेरी कोशिश होती है कि जब भी कौन सा इलाका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का शहर पसंद हो आपको, इलाका पसंद हो? बहुत ज़्यादा इलाके हैं जो पसंद सर्व है। भी किया हो तो दिल करता हो कि वहाँ पे पोस्टिंग हो जाए या मैं चली जाऊँ? पोस्टिंग तो गिलगित में दिल करता है मेरा कि हो जाए वहाँ पे, क्योंकि ये सकरदू, गिलगित और पूरा ये एरिया भी मुझे बहुत ज़ाहिर है पसंद है। गवादर में होता है दिल की पोस्टिंग हो जाए। हमारा कस्टम्स का चूँकि एक ये सेटअप भी है कि बॉर्डर मैनेजमेंट या एंटी स्मगलिंग भी हमारे पास है, तो इस तरह के इलाके भी जो हैं वो भी, वहाँ पे भी हमारा सेटअप कोई ना कोई मौजूद होता है। तो वहाँ जाने का तो बहुत होता है कि पोस्टिंग हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है बच्चे लाहौर में पढ़ रहे हैं, फिर उस लिहाज से भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि बच्चों के साथ भी आपकी प्रेजेंस एक ज़रूरी है। सो देखिए अब पोस्टिंग होगी लेकिन या आपका दिल ट्रैवल गवादर होगा। और गिलगित जाने को करता है। मजीद साइमा से भी बात करेंगे और सलमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। तो वेलकम बैक। साइमा आफ्ताब और सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। साइमा, इससे पहले हम आपसे मजीद बात करें, कुछ अपने शायरी के शौक में से कुछ हमें भी थोड़ा बहुत सुना दीजिए। चलिए मैं आपको एक गज़ल से कुछ शेर सुना देती हूँ। सबको इसकी पड़ी नहीं होती,
सबको इसकी पड़ी नहीं होती, नौकरी जिंदगी नहीं होती। आरजू भी है आरजू का फरेब, आरजू भी है आरजू का फरेब, तिश्नगी तिश्नगी नहीं होती। बाग से कौन होके गुजरा है, फूल में ताजगी नहीं होती। पहले होती है उम्र भर की बात, बाद में बात भी नहीं होती। पहले होती है उम्र भर की बात, बाद में बात भी नहीं होती। कुछ भी हतमी लिखो तो याद रखो, वक्त की डायरी नहीं होती। और रोज़ दरिया से माजरत करके, प्यास में कुछ कमी नहीं होती। आखिरी शेर इसका है कि झूठे गम की कसम हमें अब तो कोई सच्ची खुशी नहीं होती। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत जनाब, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहरी माशाल्लाह आप शायरी है। वैसे कौन सा शायर ज़्यादा पसंद है आपको, किससे ज़्यादा इंस्पायर हैं? शायर तो काफ़ी सारे पसंद होते हैं, एक शायर हो नहीं सकता कि जिसको हम कहें कि पसंद है। लेकिन मेरा ख्याल है अब तो उससे भी आगे का मामला हो चुका है कि शायर से ज़्यादा शेर पसंद है मुझे, कि जिसका भी हो अच्छा शेर हो, पढ़कर या उससे कुछ सीखने को मिले तो वो पसंद है मुझे। शायरों में ज़ाहिर है पुराने क्लासिकल शोरा को पढ़े बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर पाकिस्तान की तकसीम के बाद के शोरा को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर दौरे हाज़िर के भी कुछ शोरा हैं जो बहुत ही खूबसूरत लिख रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं अब किसी एक पर्टिकुलर का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन जॉन एलिया हैं, फिर फैज़ हैं, फिर नासिर काज़मी हैं, मजीद अमजद हैं, मुश्ताक साहब हैं, मतलब बहुत से लोग हैं। आजकल के दौर में शाहीन अब्बास हैं, अब्बास ताबिश साहब हैं, मुनीर नियाज़ी साहब का आप नाम लें तो मतलब नेम इट। और मेरा ख्याल है कि बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं बहुत से लोगों की उर्दू के लिए। और उससे पहले गालिब, मीर, इन लोगों के तस्करे के बगैर भी जो है मंजरनामा उर्दू का नहीं बन सकता। तो अब तो हम लोग ये हैं कि शायर से आगे बढ़ के हम कहते हैं कि जो शेर है ऐसा जो कि आपको ये एहसास दिलाता है कि उर्दू ज़ुबान में अभी भी ये पोटेंशियल है कि वो आगे भी चल सकती है। क्योंकि इस तरह की भी बहस होती है कि अब हमारी, चूँकि हमने उर्दू से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट अपने आप को करके और इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस किया और ख़ास तौर पे पंजाबियों ने तो अपनी इलाकाई ज़ुबान को भी काफ़ी ज़्यादा डिमोट किया इंग्लिश को अपनाने के चक्कर में। तो फिर इन चीज़ों को जब आप रिवाइव करते हैं या इनको दोबारा पढ़ते हैं और इसमें कोई लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत खुशी होती है कि चलो ज़ुबान को आगे लेकर चल रहे हैं। तो आगे लेके चल रहा है, बिल्कुल। सलमान साहब, आपके क्या शौक़ है इस खबर और तज्ज़ियों को छोड़ के? लिखते हैं आप भी, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? देखिए, मुझे वैसे फ़िल्में देखने का बहुत शौक़ है और मैं फ़िल्में बड़ी बाकायदगी से देखता हूँ, क्योंकि मेरी ज़ाती, मैं समझता हूँ, मेरी फ़िलासफ़ी है कि ज़िंदगी में फ़िल्में बहुत कुछ सिखाती हैं। किताब से ज़्यादा जो है ना, फ़िल्म की अफादियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल की फ़िल्म सिखाती है बहुत। अब आप देखिए, इंडिया के अंदर भी इस वक्त इतनी आर्ट मूवीज़ आ रही हैं। अब आप ज़रा नवाजुद्दीन की फ़िल्में देखें, आप आमिर खान की फ़िल्में देखें, पीके को देखें, ठीक है ना। तो बहुत सी फ़िल्में ऐसी हैं जिसमें आपको लगता है कि एक इम्पैक्ट है। फिर इंडिया के अंदर तो ख़ास तौर पे आर्ट मूवीज़ का एक पूरा का पूरा डायमेंशन है और वो सोशल बेस्ड मूवीज़ हैं। मतलब मैं, अगर आपने पढ़ना है ना बच्चों के खिलाफ क्राइम के ऊपर, तो उसकी शबाना आज़मी की एक बड़ी शानदार फिल्म है, वो देखें। औरतों के खिलाफ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के ऊपर कई फिल्में आई हैं। तो इशू बेस्ड फिल्में हमारे यहाँ आज भी बहुत हैं, अगरचे वो मार्केट कॉन्टेक्स्ट में नहीं होंगी, लेकिन आर्ट मूवीज़ अपनी अफादियत बनाती हैं। तो मैं एक तो वो बहुत सुनता हूँ, म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, मुझे बहुत क्लासिकल म्यूज़िक बहुत उसका शौक़ है और मुझे ग्रीनरी बहुत इंस्पायर करती है। तो मैं अपना दिन में कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें मैं 2 से 3 घंटे जो है वो पार्क में स्पेंड ना करूँ। वॉक पे जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ, उस तरह की चीज़ें। फिर मेरी फैमिली सोशलाइजेशंस होती हैं दोस्तों के साथ। मैं मजलिसी आदमी हूँ, ये जो है ना थड़े जिसे आप कहते हैं, ये मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सरमाया है। तो थड़ों पे बहुत बैठता हूँ, रात को चाय पीने जाता हूँ थड़े पे। तो फिर वहाँ आप समझिए कि आलमी सियासत से लेके घर की सियासत तक के सारे मौज़ूआत वहाँ पे बहस होती हैं, वो चीज़ों को देखता हूँ। तो एक भरपूर लाइफ है माशाल्लाह, चीज़ों को देखने का एक ज़ाविया है। म्यूजिक में कौन सा सिंगर अपील करता है या कौन सा एक्टर एक्ट्रेस बहुत आपको पसंद है? देखिए, मुझे एक्टिंग में तो सबसे ज़्यादा जिसने इंस्पायर किया ना, वो सुमिता पाटिल थी। अच्छा। जो जल्दी चली गई दुनिया से। फिर राज कपूर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि उसकी सारी मूवीज़ को मैं देखूँ। मैंने उसकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी है फिल्मों की थॉट में। फिर उसके बाद जो है, अब आप देखिए कि दिलीप कुमार ने बड़ा इम्पैक्ट किया, नौतन ने बड़ा इम्पैक्ट किया,
तो ये पुराने जो क्लासिकल अदाकार है। आजकल जो है ना, मुझे नवाजुद्दीन ने बहुत इंस्पायर किया। अब देखिए, एक मामूली सी सूरत वाला एक शख्स जो है, वो किस तरह से इंडियन इंडस्ट्री में सिर्फ अपनी अदाकारी की वजह से उसने अपने आप को मनवाया है, अपने कंटेंट को मनवाया है। इरफान जो है, जिसकी डेथ हो गई अचानक, उसने बड़ा मनवाया अपने आप को। ये बड़े अच्छे, जिसे कहते हैं ना कि क्लासिकल मूवीज़ इन्होंने बनाई हैं। तो मुझे लगता है म्यूज़िक में मुझे बहरहाल मुकेश बहुत पसंद है, मैं क्योंकि क्लासिकल पंकज उदास को मैंने बड़ा सुना है। फिर एक नाम है जिसको लोग कम जानते हैं, हबीब अली मोहम्मद। हबीब अली जो है वो भी बहुत खूबसूरत गाता है। तो ये फिर लता का अपना एक बड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप ये समझिए, जो स्ट्रेस है, इसको डील करने का एक तरीका मैं समझता हूँ कि अच्छी मूवीज़ और अच्छा म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं। और बाज़ औक़ात तो मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी सुनता हूँ। अच्छा। तो जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है उसका अपना एक मज़ा है, उसका अपना एक क्लास है। तो वो आपको एक पूरा लगता है कि जैसे आपकी पूरी बॉडी जो है ना, वो रक्स के अंदर है। म्यूजिक थेरेपीज भी जी होती जी, है अब तो, हाँ। वही मैं करूँ, तो रक्स के अंदर है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। फिर ये जो ग्रीनरी होती है, इसका लाइफ के साथ बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह से फिर मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ कि मतलब मुताला जो है, पॉलिटिक्स भी पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा जो किताबें अच्छी लगती हैं वो ऑटोबायोग्राफी है। क्योंकि अमूमी तौर पे लोग सच उस वक्त लिखते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं अपने बहुत से कामों से। तो अब आप देखिए, मैंने इसकी जो बिल क्लिंटन की जो ऑटोबायोग्राफी है, उसको ओबामा की ऑटोबायोग्राफी है, फिर इंडिया में गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, इस तरह की बहुत सी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं जिससे बहुत सीखने को मिलता है कि लोग किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। इशफाक अहमद मरहूम का जो जाविया है, अगर आप उसको ज़रा देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलता है लाइफ के कितने डायमेंशंस हैं, किस तरह से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को हमने डाल दिया है निसाबी किताबों तक, और वो मुताला जो है ना, लिटरेचर जो है ना, उसमें से माइनस हो चुका है, ड्रामा उसमें से माइनस हो चुका है, शायरी उसमें से माइनस हो चुकी है। तो अगर ये चीज़ें बच्चों को डाल दें, तो जब आप ये कहते हैं ना कि सोसाइटी को एक हेल्थी सोसाइटी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, मैं वॉक करता हूँ ना, 15 साल से 30 साल तक का कोई नौजवान लड़का लड़की मुझे माल्टन बाग में वॉक करते हुए नजर नहीं आते। ये सारे बूढ़ों का खेल रह गया है। हमारी यूथ आउट हो चुकी है सारे कॉन्टेक्ट से, अपने आप को उसने। और यही वजह है कि किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी के कुछ दर्द हो रहा है, चलने की आदत नहीं है। तो जो पैदल चलना जिसे हम पैंडा कहते थे, वो ख़त्म होकर रह गया है। फिर फूड पैटर्न देखें कितना बदल गया है। आधा रुख तो जिम्स की तरफ भी चला वो गया भी है। जिम में भी नहीं लोग जाते सर, वो भी बस कम लोग जाते हैं। फूड पैटर्न देखें, यानी अभी मैं कल, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर इकबाल चावला, रिटायर हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, उनकी किताब आई है लाहौर के ख्वाबों पर, लाहौर के खानों पे। आप अंदाज़ा लगाइए, वो लाहौर जिसके इतने शानदार मशहूर खाने, आज उसकी जगह फास्ट फूड ने ले ली है। अब बच्चों से कभी पूछिए ना, इस शहर के अंदर, लाहौर शहर में, ईद वाले दिन, कुर्बानी वाले दिन, कुर्बानी जिस दिन होती है, बहुत से घरों में मुर्गी का गोश्त पकता है, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो मटन भी नहीं खाते, बीफ भी नहीं खाते, फिश भी नहीं खाते, उनका फूड पैटर्न सारा बदल गया है। तो मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, तो फिर मैं कुछ अपना चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ, वही चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ नई नस्ल में, वो चीज़ों को जो है ना देखने की किसी तरह रूट से कनेक्टेड रहे। फिर आपने ट्रैवल की बात की, सॉरी, मैंने काफ़ी ट्रैवल किया पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे फील्ड में यूएन एजेंसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ा। तो मुझे तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत लगा, मैं आपको बताऊं। वैसे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा, जैसे इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की बात की है, मुझे मौका मिले तो मैं हुंज़ा में रहना पसंद करूंगा। बहुत खूबसूरत इलाका है हुंज़ा जो है, और इतनी ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, इतने मोहब्बत वाले लोग हैं, डाइवर्सिटी वहाँ पे ही है, फल ऐसे लगे हुए हैं, आप तोड़ के खाएँ, फ्रेश फ्रूट लें। तो मुझे हुंज़ा बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मुझे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अच्छा सफ़र लगा वो मज़ारों का सफ़र है। यानी पूरे पाकिस्तान में जाएँ तो हर शहर का एक मज़ार है, और ये जो मज़ार, उस वहाँ जाके जो रात को बैठना, वहाँ कवाली, जी वहाँ कवाली सुनना, वहाँ पे वो टप्पे सुनना, ठीक है, वहाँ नातें सुनना, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हमने 3-4 बड़े जो है ना टूरिज़्म वाले बनाए हुए हैं, और इतनी ज़्यादा टूरिज़्म की गुंजाइश है, उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को लगे इस सारा रश मरी की तरफ ना किया जाए। आप वादिया सून केसर की तरफ चलें, आप वो जो डीजी खान की तरफ जाके फोर्ट मनरो की तरफ जाएं, तो बहुत कुछ है हमारे पास जिसको हमें देखने की ज़रूरत है, फोकस नहीं किया जाता। आप सब कोशिश करती है कि अपनी शायरी के ज़रिए कुछ पाकिस्तान के कुदरती हुस्न पे भी फोकस करें। शायरी के ज़रिए तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं आ जाता है, कभी किसी शेर में या उस तरह से, लेकिन उसको एज अ टूल शायरी को मैंने यूज़ नहीं किया किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान में जैसे इन्होंने कहा है कि यकीनन मैं ये कहूँगी कि इतना ज़्यादा डाइवर्स लैंडस्केप है कि वो आपको हर चीज़ यहाँ मौजूद है। यहाँ सहरा मौजूद है, यहाँ पहाड़ मौजूद हैं, यहाँ मैदान मौजूद हैं,
मतलब नेम इट, और यहाँ पर वो चीज़ है, दरिया है, समंदर है, वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब हर तरह से। और इसको हमने, अब ये कुछ बेहतरी आई है कि कोविड के बाद चूँकि इंटरनेशनल ट्रैवल पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए, तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो मुल्क के अंदर टूरिज़्म करना शुरू किया। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान और इस तरफ बहुत लोग स्कर्दू की तरफ गए, या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी एक्सप्लोर की हैं ऑप्शंस जाने की। तो उससे मुझे लगता है कि बहुत इस पोटेंशियल को टैप करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे एक मुनासिब लेवल की फैसिलिटीज़ बना दी जाएं टूरिज़्म के लिए, तो आई एम श्योर कि हमारे लोग बहुत खुशी से वादी सोन जाना चाहेंगे, बचोलिस्तान जाना चाहेंगे, फोर्ट मंडो जाना चाहेंगे। बिल्कुल, कौन कौन सी फैसिलिटीज आप समझते हैं होनी चाहिए? देखिए, बोर्डिंग लॉजिंग की फैसिलिटी, खाने पीने की फैसिलिटी, ये तो वहाँ पे लाजमी मौजूद होनी चाहिए। और दूसरा ये भी आप हम देखेंगे कि जो ज़्यादा खूबसूरत इलाके हैं वहाँ के अवाम भी बड़े पुअर सूरत हाल में नॉर्मली होते हैं, तो उनका बिजनेस भी जनरेट होगा, उधर भी इनकम जनरेट होगी। अगर वहाँ पे इन्फ्लक्स होगा टूरिस्ट का, जाहिर है वो जाएंगे, वो स्पेंड करेंगे, वो कहीं ट्रैवल करेंगे, उनको गाड़ियाँ चाहिए, उनको रहने की जगह चाहिए, उनको खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए। तो ये सब अगर इसमें हम एक कोई पैटर्न डेवलप कर लें, गवर्नमेंट की भी ये एक इंसेंटिवाइज्ड स्कीम हो कि यहाँ पर लोगों का इस तरफ से यूँ करें कि उनको प्रमोट करें, लोकल्स को साथ शामिल करें, और एक ऐसा सेटअप बनाएं कि जिसमें हर जगह पे मौजूद हों लोगों के लिए फैसिलिटीज़। अब हम देखते हैं जो ज़्यादा खूबसूरत इलाके हैं वो इतने या तो दुश्वार गुजार हैं, वहाँ पे रोड्स का सेटअप ठीक नहीं है। अगर आप वहाँ बिलफर्ज महल पहुँच जाएँ तो वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट इस काबिल नहीं है, वहाँ पे रहने की जगह नहीं है, तो वो ट्रैवल में मुश्किलात लोगों को ज़ाहिर है पेश आती हैं। तो फिर वो इनवेरिएबली मरी जाने तक ही सब्र कर लेते हैं, या ऐसी जगह पे कि जहाँ उनको ये हो कि हमारे ठहरने का होगा या हमारे खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम होगा। एक तो देखिए ना, वैसे जैसे जिस तरह आपका जो चैनल है वो जिस तरह से पाकिस्तान की सैर कराता है और लोगों को एजुकेट करता है कि क्या पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी है, और ये वो जगहें हैं जिनको हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। एक बात तो ये है। दूसरा देखिए, मैं जब हिंदुस्तान 3-4 दफ़ा गया हूँ, भारत में हर संडे वाले दिन जो है ना, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना, वो बच्चों को टूरिज़्म की तरफ लेके जाता है। 100 रुपए की टिकट होती है, वो आपको 4-5 घंटे पूरे शहरों के विज़िट करवाते हैं। हर आधे घंटे का प्लेसमेंट का जगह पे जाकर रुकती है। तो सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक 100 रुपीज़ पर पैसेंजर वो रखते हैं फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में। तो वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन है, वहाँ आपको फूड पैटर्न। अब हमारा क्या होता है, जब बाहर जाने के सीजन होते हैं, लोग घूमना चाहते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है, कोई चीज़ उसको मैनेज करने वाला नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि टूरिज़्म की ट्रेन सिस्टम आप अपने उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, आप अपनी, यानी आप लोगों को एजुकेट करें। अब मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म करने की ज़रा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारी नई नस्ल ने लाहौर ही नहीं अभी तक सही तरह रिविजिट किया, पूरा लाहौर नहीं देखा, आप यकीन करें। इसी तरीके से आपने पूरा पाकिस्तान नहीं देखा हुआ। और तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली मैं वही कहता हूँ, जो हमारा मीडिया है वो इन इश्यूज़ के ऊपर नहीं आता। वो इन इश्यूज़ के ऊपर आए कि किस तरीके से आप इंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को, किस तरीके से आप अपने आप को जाके डिस्कवर करें। मैं अपनी क्लास में बच्चों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने म्यूज़ियम को कभी विजिट किया है? कोई नहीं मिलता। उनसे पूछता हूँ लास्ट विजिट कभी किले में किया, किसी ने 10 साल पहले छोटा था तब किया था। अब जो वहाँ डेवलपमेंट हुई है, अभी मैं फरक सोहेल गोविंदी साहब की किताब की तकरीबन रमाई में गया था, वहाँ पे बहुत खूबसूरत, वहाँ पे जो बॉल सिटी वालों ने अपने काम किए हैं। शालीमार बाग को जाके देखिए, ये जो अपने जल्लों के पास जो पार्क बना है उसको जाके देखें। यानी आप अपने शहर को डिस्कवर नहीं कर पा रहे, तो वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को ज़्यादा एजुकेट करें, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं छोटे छोटे पैकेजेस के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर वहाँ पे बाकायदा ये होना चाहिए कि जैसे संडे वाले दिन आपका पैकेज हाफ होना चाहिए। लोगों को मोटिवेट करें कि लोग घरों से बाहर निकले। वरना मैं आपको बताऊँ, मेरे एक दोस्त हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप जाके यार फिल्म क्यों नहीं देखते अपनी फैमिली के साथ। उसने कहा यार 500 की टिकट है, 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी, 2500 तो यही है सीधे सीधे। फिर उसके बाद वहाँ जाके बच्चे कहेंगे जी वो पॉपकॉर्न भी खानी है। फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे तो वो कहेंगे कि जनाब हमें KFC और मैकडोनल्ड भी लेके जाए, तो 10,000 का खर्चा है। अब एक फ़िल्म देखने में वो कहता है 10,000 रुपये लग जाते हैं। तो वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ना करें टूरिज़्म को आसान करें। एक चीज़ मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को भी जाना बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज़ कर दिया है। आपने कोई भी स्पोर्ट्स करनी है ना, तो आपको फ़ीस पे करनी है। अच्छा, अब बहुत से लोग तो फ़ीस पे करने की पोजीशन में नहीं है। लड़कियों के पास तो स्पोर्ट्स ना होने के बराबर है। छोटे शहरों में कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हमने उस तरह से डेवलप किए हैं। तो मैं कहता हूँ, ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि हम नौजवानों को इंगेज करना चाहते हैं मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में, तो भाई नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी
इन्वायरमेंट भी क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करें लोग, और अपने घरों के कॉन्टेक्स्ट में। आज आप मैं बताएं, कोई डिस्ट्रिक्ट मुझे बताएं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर बन जाए, क्लब बन जाए, तो वहाँ के लोग वहाँ जाके बैठें, वहाँ पे खेलें, वहाँ पे कूदें, वहाँ जाके एंजॉय करें, सोशलाइजेशन करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन पे बहुत कम तवज्जो दी गई है। हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है। पुल बना दें, सड़कें बना दें, ट्रेनें चला दें, बस ये काम कर लें। लेकिन जो शहरों को एक खूबसूरत तरीके से आबाद करने का कॉन्टेक्स्ट है ना, अनफॉर्चुनेटली उस पर हमने तवज्जो नहीं दी। आपको लगता है नहीं हुआ? अच्छा साइमा, आपके साथ जब यूथ इंटरैक्ट करती है, कुछ सेशंस आप लोग करते होंगे, तो किस चीज़ को आप ज़्यादा एम्पावर करती हैं यूथ के अंदर? किस चीज़ को देखती हैं कि कमी है? जिस तरह यही हुसैन आबिद साहब अभी कह रहे थे कि यूथ में पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन यूथ एजुकेटेड भी, मुझे लगता है एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू के जैसे पहले हुआ करती थी। अब तो कस्बों देहातों में भी प्राइवेट सेटअप के कॉलेजेस तक और इस तरह की चीज़ें पहुंच चुकी हैं। लेकिन यूथ को मैंने देखा है कि वो थोड़ा से ना फोकस नहीं है, डायरेक्शन लेस जिसको कहते हैं। और मैंने ये देखा है, जिस तरह ये बात कर रहे थे कि जी एक ना मतलब इंटरनेट में ने हमसे हमारी हॉबीज़ भी छीन ली हैं। मैं अगर किसी भी कॉलेज में या किसी भी सेटअप में यूथ के जाकर किसी से पूछूँ ना कि आपकी हॉबी क्या है, एंड दे वुड लुक एट मी एंड से कि ब्राउजिंग। मतलब आई वुड से कि मतलब आपने अपने आप को मतलब मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने आप को भी डिस्कवर नहीं किया। शहर के अंदर भी उन्होंने पूरा घूम के नहीं देखा होता। मतलब इस सारी सूरत हाल ने ना हमें हमारे कमरों तक और हमारे उस तरह से घरों तक इस तरह से महदूद किया हुआ है, या अपने यूनिवर्सिटी और घर में वो इस तरह से कैद हैं कि उन्होंने अपने आप को भी नहीं पहचान सके, अपने शहर को की पहचान नहीं है, अपने मुल्क की पहचान नहीं है। तो थोड़ी सी ये एक उनमें ज़रूर मैं कहूँगी कि इस तरफ उन्हें ले जाने की ज़रूरत हमें है कि जो लोग इस सारे प्रोसेस से गुजरे हैं और उनका ख्याल है कि ये चीज़ें अहमियत की हामिल हैं कि उनको ट्रैवल भी करना चाहिए, उनको हॉबी भी देखनी चाहिए, उनको फिज़िकली भी एक्टिव होना चाहिए, स्पोर्ट्स में होना चाहिए, वॉक की बात हुई या फिज़िकल एक्सरसाइज की हुई, तो ये हम हैं जिन्होंने उनको उस तरफ लेकर जाना है। वरना इंटरनेट की दुनिया तो ज़ाहिर है उनको बहुत ज़्यादा फिज़िकली महदूद कर रही है कि वो हर चीज़ क्लिक पे है और उनका ख्याल है कि वो दुनिया घूम रहे हैं। हालांकि जो एक्सपीरियंस ज़ाहिर है रियल टाइम एक एक्सपीरियंस है, उसका नेमुल बदल एक स्क्रीन टाइम एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी यूथ को उस तरफ लेकर जाएं। उनमें पोटेंशियल है, ज़ाहिर है उनमें पोटेंशियल है, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग मैंने देखे हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं, लेकिन वो इस तरह फुलफिल नहीं होंगी जिस तरह से हम उनको छोड़ दिया हुआ है हमने इंटरनेट के रहमो करम पे। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी इस हवाले से चेक एंड बैलेंस रखना होगा, जिस तरह खान साहब भी आजकल इस एक्ट के थ्रू रख रहे हैं। सर कोई आखिरी मैसेज, कुछ बात करना चाहेंगे जिस पे थोड़ा मेरा सा लास्ट मैसेज ये है कि पाकिस्तान को एक होप की ज़रूरत है, और हम सब के पास ऐसी ऐसी केस स्टडीज़, ऐसा ऐसा कंटेंट, ऐसा ऐसा नॉलेज, एक्सपीरियंस है जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर एक होप को। देखिए दुनिया में अब लॉजिक से ज़्यादा ना परसेप्शन प्रवेल करता है। परसेप्शन हमें अपने दुरुस्त करने के लिए ना, ये जो हमने हर वक्त मातम करने की जो रवायत अपना ली है ना, उससे अगर पाकिस्तानी कौम बाहर निकले और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बाहर निकले, हमारे दानिश्वर निकले, हमारे शायर निकलें और वो इश्यूज़ के ऊपर आके चीज़ों को देखें, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। मैं आपको बताऊं, मैंने पहली दफ़ा मुझे पाकिस्तानी होने पे जो सबसे ज़्यादा फ़ख्र उस वक्त हुआ था जब मैंने 2003 में हिंदुस्तान का विज़िट किया। तो मुझे वहाँ के हालात देखने के बाद अंदाज़ा लगा कि पाकिस्तान इज़ अ मच बेटर कंट्री। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सारा डिस्कोर्स है ना, वो पेसिमिज्म की तरफ बहुत चला गया है। उसमें से हमें ऑप्टिमिज्म को क्रिएट करना है, होप को क्रिएट। फिर हमारे अंदर भी आना शुरू हो गया ना, हम वही पेसिमिस्टिक चीज़ें देख देख के, नेगेटिविटी देख देख के हम खुद भी वैसी ट्यून हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम चलेंगे अपने सेगमेंट ट्रेंडिंग टुडे की जानिब, उसकी जानिब चलते हैं। तो जनाब, अच्छी चीज़ों को ट्रेंड कीजिए, और आज हमने आपको हॉलिडे के इस डेस्टिनेशन के लिए फैमिली वेकेशन में जो हमने आपको दिखाया अपर कचोरा लेक, उसके इमेजेस को शेयर कीजिए। बताइए कि स्कर्दू के अंदर इतनी खूबसूरत जगह मौजूद है। बहुत हो गई ट्रोलिंग, बहुत हो गई नेगेटिव ट्रेंडिंग, इसकी पिक्चर्स को शेयर कीजिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और पूरी दुनिया को बताइए कि आपके पास इतनी खूबसूरत जगह मौजूद है। और मैंने अपने मॉर्निंग गेस्ट को कहना है खुदा हाफिज़, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जनाब, यहाँ पर वक्त हुआ है आपको किसी ऐसी खातून से मिलवाने का जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी कैपेसिटी में कर रही हैं। हमारा सेगमेंट है इंस्पायरिंग वुमेन, इसकी जानिब चलते हैं। तो जनाब, मेरे साथ मौजूद है आज खतीजा उस्मान साहिबा। ये कम्युनिटी बिल्डर हैं, फेमिप्रेन्योर में और सोशल एंटरप्रेन्योर है ग्रिड कोचेस एंड कंसल्टेंट में। सोशल एंटरप्रेन्योर क्या है, किस चीज़ की कोचिंग करती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इसका कितना इंपॉर्टेंस है, मैनेजरियल लेवल में स्किल्स और ट्रेनिंग कितनी काम आएंगी, ये हम खतीजा से जानेंगे। बहुत शुक्रिया खतीजा आपका। अगर हम बात करें सोशल एंटरप्रेन्योर की, तो पहले तो मैं चाहूँगी थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं कि सोशल एंटरप्रेन्योर क्या है। जी इकरा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जब हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो बेसिकली एक बंदा जो किसी कॉज के बारे में बहुत फील करता है और उसको उसके लिए कुछ करना चाहता है। जिस तरह मैं बहुत सी खातून को जानती हूँ जो अंडर प्रिविलेज ख़वातीन के लिए काम करती हैं। और उसके लिए फिर वो एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरा एक सेटअप बनाती हैं कि वो उनको कैसे हेल्प करें। जैसा आर्टिज़न वर्कर्स होते हैं जो हाथ के काम करती हैं औरतें, फिर वो क्या करती हैं कि उनको कनेक्ट करती हैं और हेल्प करती हैं कि वो आगे मार्केट्स में उनको बेच सकें। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है। अच्छा, तो अब आप ग्रिड के अंदर कोचिंग भी करती है, ट्रेनिंग सेशंस भी देती हैं, वो स्पेसिफिकली फोकस वुमेन सर्कल पे होते हैं या फिर हर रेस की कैटेगरी? एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा सवाल किया इकरा। हम शुरू तो हुए थे ख़वातीन की मदद करने से, फेमप्रेन्योर से, और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिहाज से हमने देखा कि हमने पहले उनको एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग्स देने की कोशिश की, लेकिन जो ख़वातीन थी वो ट्रेनिंग लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि आपको पता है टाइम लगता है, फिर वसाइल लगते हैं कि एक पूरी आप इनरोलमेंट करें किसी कोर्स में और फिर उससे पूरा गुजरें। तो उनको चाहिए थे शॉर्टकट्स कि वो कैसे आखिर अपनी चीज़ों को बेच सकें। उसमें उनको गाइडेंस और हेल्प, मेंटरिंग चाहिए थी, जो हमने पहले फेमप्रेन्योर के थ्रू दी। लेकिन फिर हमने रियलाइज़ किया कि ये क्यों महदूद रखें औरतों तक। ये तो एक चीज़ है जिसका इतना बड़ी सतह पे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। कितने ही मर्द हजरात हैं जो बिज़नेस अपना शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइडेंस और मेंटरिंग नहीं होती। तो वहाँ से हमने कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया और इसमें हमारे पास माशाल्लाह से ग्लोबली हम कनेक्टेड हैं। हमारे पास न्यूजीलैंड से, यूएस से, यूके से, हर जगह से कोचेज़ हैं जो मतलब बिज़नेस कोचिंग करते हैं, करियर कोचिंग करते हैं फॉर यूथ। और जो ख़वातीन हैं उनके लिए ख़ास तौर पे हमने सब्सिडाइज्ड पैकेजेस भी रखे हुए हैं ताकि वो उनको अफोर्ड कर सकें। अच्छा, अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हम ट्रेडिशनल वर्क प्लेस और मल्टीनेशनल्स के अलावा ऐसी वर्क स्पेस होती है जहाँ पर इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है या ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता इन ट्रेनिंग्स के ऊपर, इन्हें वक्त का ज़्यादा समझा जाता है या कहते हैं कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इस लेवल पर आके कितनी अवेयरनेस है इन ट्रेनिंग कोर्सेज़ के लिए और इन कोचिंग के लिए? फ़िलहाल तो ये अभी डेवलप हो रही है। ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि मल्टीनेशनल्स और ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे खर्चती हैं। उनके पास पूरा एक कोटा होता है जो वो लगाती हैं ट्रेनिंग पे और कोचिंग पे भी। लेकिन कोचिंग जो है ट्रेनिंग से थोड़ी मुख्तलिफ है, मैं यहाँ पे बताती चलूँ। ट्रेनिंग होती है स्टैंडर्डाइज्ड, कोचिंग होती है कि वो एक इंसान को देखती है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपके घर में क्या मसाइल चल रहे हैं। वो एक इंसान, एक फ़र्द के लिए होती है ख़ास तौर पे, कस्टमाइज्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने देखें, हम मशीनें तो नहीं हैं, हम इंसान हैं और हमने हर किसी के फ़र्क मसाइल हैं, तो उनको फ़र्क तरीके से डील करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इंडिविजुअल को लेके बड़ा इम्पॉर्टेंट है चलना। तो इंडिविजुअल गोल्स जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन होंगे तो तभी ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ेंगी, और छोटे पैमाने में भी, बड़े पैमाने में भी। और जहाँ तक आप अवेयरनेस की बात करें, क्योंकि वो अभी छोटे लेवल या मिड लेवल पे अभी डेवलप हो रही है, तो हम भी उस पर बहुत काम कर रहे हैं। हम अपने ब्लॉग्स के थ्रू, लाइव सेशंस के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू हम इनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो चीज़ें आ गई, प्रोफेशनली आप इसे किसी को डिलीवर करें या कोई इनरोल करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट है वो बिजनेस स्कूल्स यहाँ जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ ले रही हैं या यंगस्टर्स जो ले रहे हैं। तो आपका कोई ऐसा टारगेट भी होता है कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और वही ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन जो है वो उन्हें यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोवाइड करना शुरू करें?
हाँ जी, ये हमारा अभी फ्यूचर गोल्स में से है। अभी हमने इस पे काम शुरू नहीं किया। अभी हम सिर्फ ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस है, जिसमें हमारे पास करियर कोचेस हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी टारगेट करते हैं। और सिर्फ इस हवाले से नहीं कि वो कौन सा करियर चूज़ करें, बल्कि उनके माइंडसेट पे काम करने के लिए। क्योंकि अक्सर आपको पता है ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स एक चीज़ में डिग्री ले लेते हैं और जब उसमें काम करना शुरू करते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि हम तो ये काम करना ही नहीं चाहते थे। और फिर क्योंकि उन्होंने इतना टाइम उस पर लगाया होता है, इतनी इन्वेस्टमेंट उस पर लगी होती है, तो उनको लगता है कि अब तो बस यही है, अब कुछ और नहीं हम अपना चेंज कर सकते। तो हम इस चीज़ पे भी काम करना चाहते हैं कि इट्स ऑल राइट अगर आप किसी लेवल पे आगे जाके करियर स्विच करना चाहें तो कोई बात नहीं। और अगर और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को आप अगर देखें तो उनके सिर्फ पढ़ाई से लेके मसाइल नहीं हैं, उनके पीयर प्रेशर, घर से प्रेशर, कल्चरल प्रेशर। और जो अगर लड़कियां हैं तो उनको तो मैरिज प्रेशर बहुत शुरू हो जाता है जैसे ही वो यूनिवर्सिटी एंटर करें। तो इस लिहाज से जो हमारी कोचिंग है वो हर एस्पेक्ट को एड्रेस करती है, बजाय कि सिर्फ एक चीज़ को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग वुमेन जो अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन हैं उन्हें कोई लोन्स और इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है और फिर किन चीज़ों पे जज करके उन्हें दिया जाता है ये सब कुछ? जी, हम एक छोटे लेवल पे लोन्स भी, इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी देते हैं अगर हमें कोई डोनेशंस दे और कोई रीच आउट करे अंडर प्रिविलेज सेक्टर में से। तो हम जैसा अब सर्दियाँ थीं तो कुछ ख़वातीन ने क्योंकि उनको पता था कि मैं ये ख़वातीन के लिए काम करती हूँ, उन्होंने रीच आउट किया कि हमें बहुत मतलब है ठंड बड़ी होती है हमारे इर्द गिर्द और कोई है नहीं प्रॉपर, ना हीटिंग है और ठंडा पानी है और ये चीज़ें। तो फिर मैंने कम्युनिटी से रीच आउट किया कि अगर कोई डोनेट करना चाहे, और फिर हमारा बंदा साथ किया, उन्होंने उनको हीटर्स लेके दिए और इस तरह हमने उनको प्रोवाइड किया। तो इस तरह छोटे लेवल पे कोई रीच आउट करे तो हम उनकी फ़िलहाल हेल्प करते हैं। आगे हमारी विज़न है कि हम उनको उनके बिज़नेस सेटअप करने में भी और इन चीज़ों पे भी थोड़े बड़े पैमाने में हेल्प कर सकें। फ़िलहाल हम इस पे फोकस कर रहे हैं। जब कम्युनिटी बिल्डिंग की बात आती है तो हमारे सोशल बैकग्राउंड में कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट कम है। बाहर वेस्ट के अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट्स की डिग्रीज़ के अंदर भी कम्युनिटी बिल्डिंग को डाला जाता है और उसके लिए मार्क्स भी रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रेंड थोड़ा सा कम है। तो जब आप लोग इस पे काम कर रहे होते हैं तो कितना आपको इस पे फीडबैक मिलता है या कितना वॉलंटियर लोग आपको ज्वाइन करते हैं? ये एक्चुअली इकरा बड़ा ही आपने अच्छा सवाल किया। शुरू में जैसा आप जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप एक अकेले ही बंदे होते हैं, अनलेस आपने पहले से ही एक टीम कोई मतलब 2-3 ख़वातीन हैं और वो इकट्ठी एक इंसेंटिव को लेके चलें। लेकिन अगर आप अकेले लेके चल रहे हैं तो फिर आपके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि आपने इतने लोगों को रीच आउट करना है और शुरू में कोई आपकी बात भी नहीं सुनता क्योंकि आप कोई इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी नहीं है। जब आप अपने इर्द गिर्द ज़रा कोई 10-15 ख़वातीन अपने साथ ले लेते हैं और उनकी छोटे लेवल पे हेल्प करना शुरू हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग ज्वाइन करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि हमारे माशरे के लिहाज से हम अंदर रखना चाहते हैं बहुत चीज़ें। हम चाहते हैं कि चीज़ें अंडर द कारपेट रहें, उनको बाहर नहीं लाना चाहते। और इस वजह से बहुत सी ख़वातीन हैं जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमने एज ए सपोर्ट सिस्टम ये कम्युनिटी बनाई थी। इट इज़ अ डिजिटल स्पेस, लेकिन हमारा मकसद था कि जो भी उनको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में, वो आएँ, शेयर करें, एक दूसरे से सीखें। लेकिन वो हेजिटेंट थी क्योंकि उनको होता है कि हमारा कोई जानने वाला देख लेगा, पढ़ लेगा और हम जज होंगे। तो इस जजमेंट की वजह से अक्सर लोग पीछे रहते हैं और उस तरह पार्टिसिपेट नहीं करते कम्युनिटी में जिस तरह करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी काम बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा जिस तरह खतीजा कह रही है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनली ये काम किया जाए, अगर इन प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर आप वॉलंटियर भी करें तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया खतीजा आपका, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। तो जनाब खतीजा को हम कहेंगे खुदा हाफिज़, लेकिन आप यहाँ पे रहिए क्योंकि हम चलेंगे अपने सेगमेंट थम्स अप की जानिब। तो
जनाब थम्स अप के अंदर आज हम जिसे खराज तहसीन भी पेश करने वाले हैं और अप्रिशिएट भी करने वाले हैं वो है तनवीर अहमद साहब। इन्होंने हिस्ट्री बनाई है जी पाकिस्तान में वर्ल्ड आर्चरी पारा चैम्पियनशिप 2022 में, और यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। और विजुअली इम्पेयर्ड कंबाइंड कंपटीशन था जो कि दुबई क्लब फॉर पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन में किया, और यहाँ पर इन्होंने आर्चरी के अंदर जो है ये नाम जो है मेडल अपने नाम किया है। और इससे पहले ये ब्लाइंड क्रिकेट के लिए भी खेलते रहे हैं और अब आर्चरी के अंदर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सो थम्स अप टू यू। तो इसी के साथ यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स का। तो जनाब जो दो ब्रांड्स हम आपको बताने जा रहे हैं उनमें से एक तो है रोल ओवर किड्स कंपनी। यहाँ पर प्री समर फ्लैट सेल 40% ऑफ और इंटायर समर रेंज पर भी ऑफ मौजूद है। तो ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है बिकॉज ये समर सेल है, तो ज़रूर इसको अवेल करें। और दूसरा ब्रांड है जीन। यहाँ पर भी फ्लैश सेल है 30% ऑफ ऑन अनस्टिच बॉटम्स, एसेसरीज एंड मेनी मोर। तो दोनों ब्रांड्स आपके सामने मौजूद हैं और एक पे तो अब मौसम चेंज हो रहा है उसकी सेल भी अवेल कर सकते हैं। और अब बहुत ज़रूरी है सेहत के ऊपर बात करना और हमारा सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस, उसकी जानिब चलेंगे। तो जनाब सेहत है तो ज़िंदगी है, और हमारे जिस्म के अंदर हर चीज़ जो है, चाहे वो आपकी आंख है, चेहरा है, जिस्म है, दिल है, दिमाग है, सबका सेहतमंद होना और सही ट्रैक पर मूव करना बड़ा ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं आँखों की, तो विज़न की, तो ये आँखें जो हैं वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और ऐसे भी बहुत से अफराद हैं जो कि बसारत से महरूम है, देख नहीं पाते, या फिर उन्हें कोई बाय बर्थ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो डायग्नोज ठीक वक्त पर नहीं हो पाते। किसी की आंखों में नूर भी कम होता है या रोशनी आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर साहब आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सर पहले तो मैं थोड़ा बच्चों की तरफ आना चाहूँगी। वो बच्चे जिन्हें नज़र जिनकी ठहरती नहीं है और बहुत ही अर्ली एज में कई दफ़ा डायग्नोज हो जाता है, उनके लिए क्या इलाज की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं? ठहरने से आपका मतलब आंखें हिलती रहती हैं? जी, इसे निस्टिग्मस कहते हैं। तो जिस बच्चे की नज़र कमज़ोर होती है या उसकी आंख के पर्दे पे ठीक से जो चीज़ वो देख रहा होता है उसका अक्स नहीं बनता, उसकी नज़र ऐसे हिलती रहती है। ऐसे हिलने का मतलब ये है कि जैसे हम दूर देख रहे हो और हमें अच्छा नज़र ना आ रहा हो तो हम माथे पे हाथ रख के ना ऐसे ऐसे करके देखते हैं। तो ये ब्रेन जो है ना उस बच्चे की आंख को ये मैसेज देता है कि तुम ऐसे हिलाओ, तो हिलने से उसे कुछ बेहतर नज़र आना शुरू होता है। तो जिन बच्चों की नज़र इस तरह से हिल रही होती है उसे फौरी तौर पे आई स्पेशलिस्ट के पास और मुस्तनद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बाय बर्थ ये पता होता है कि शायद उनकी आंखों में नूर पहले से ही कम मौजूद है या रोशनी नहीं है, और इसलिए वो ऑपरेट करवा भी ले तो उनकी आईसाइट नहीं आ सकती। आजकल जो ट्रेंड है, जैसे मैं एक लाहौर के एक हॉस्पिटल में जब मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल को छोड़ा तो वहाँ जाके मैंने जॉब शुरू किया। तो वहाँ मैंने कहा था कि हर जो पैदा होने वाला बच्चा है नर्सरी में और उसमें लेबर रूम में, तो उस बच्चे की डे 1 पे मैं नज़र चेक करता था। तो होना ये चाहिए कि डे 1 पे बच्चे की नज़र चेक हो, एटलीस्ट थोड़ा सा आई स्पेशलिस्ट जो है ना उसे देख ले। तो उस देखने से हमें काफ़ी हद तक कई चीज़ों का पता चल जाता है। और स्पेशली जो बच्चे अर्ली जिनकी पैदाइश हो जाती है, जो प्री मैच्योर होते हैं, और उसे हम ऑक्सीजन टेंट में रखते हैं। ऑक्सीजन जो है टेंट में रखने से उस बच्चे की आंख के पर्दे पे ख़राबी का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे बच्चे जिनको ऑक्सीजन टेंट में रखा जाए उनको एज अर्ली एज पॉसिबल आई स्पेशलिस्ट को देखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं आंखों की बीमारियों को लेकर जिस पर अभी भी अवेयरनेस मौजूद नहीं है? अवेयरनेस ऐसे है कि अगर फैमिली में कोई ऐसी डिजीज़ है, फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है उस फैमिली में जिसकी नज़र का कोई प्रॉब्लम है, तो उस फैमिली के तमाम बच्चों को
उस तरह से चेक करना चाहिए। माँ बाप में से अगर किसी एक ने या दोनों ने ऐनक लगाई हुई है, उस बच्चे को लाजमी तौर पे उस बच्चे को स्कूल भेजने से पहले या नर्सरी या किंडरगार्टन में भेजने से पहले उस बच्चे का चेक होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप अगर डायबिटिक हैं, उस बच्चे की डायबिटीज़ चेक होना बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर आप समझते हैं कि जी जी अब तक बिल्कुल फोकस बिल्कुल, नहीं हो पा रहा है? हमें आंखें खोल के रखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका जितनी जल्दी हम हल कर लें तो बेहतर हो जाता है, और लेट हल करना जो है ना, वो उसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मुकम्मल तौर पर नाबीना है या फिर जिनकी बिनाई आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाती है, उनके लिए अब आजकल कोई है? हाँ जी, ये एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा था, जो कि आँख के एक पर्दे की डिजनरेशन है, डिस्ट्रॉफी है। तो उस पर आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें सेल्स इंजेक्ट कर देते हैं, और जो सेल उसके ख़राब हो रहे होते हैं, ये सेल उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो काफ़ी होप जो है ये अभी स्टार्ट हो गई है इस मसले में। अच्छा, आज हमारा कल एक मसला ये भी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गैजेट से जुड़े हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स और आईपैड्स, और हमेशा उन्हीं के ऊपर, उससे कितना इफ़ेक्ट होता है नज़र के ऊपर? उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। उससे जब बच्चा मुसलसल एक चीज़ को 6 इंच, 8 इंच या 12 इंच के फासले से देखता है, या बहुत आपने देखा कि जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो किताब के अंदर हर वक्त घुसे रहते हैं, उनका, और आजकल के जो गैजेट्स हैं, लैपटॉप है या मोबाइल है, तो इनको मुसलसल देखते रहने से आई साइट जो है एक जगह पे फिक्स हो जाती है, और जो इस जगह पे वो फिक्स होती है वो मायोपिया है, और उसे माइनस के नंबर की तरफ उसकी आंख जाती है। और इसलिए उनकी नज़र वीक होने के खदशात ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल हैं जी, उसके खदशात हैं इसमें। अगर मैं जो अपने आने वाले जो मेरे पास बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कि इन्हें मोबाइल या नियर विजन की चीज़ें मत दें, इन्हें दूर स्क्रीन 6 फुट 10 फुट के फासले पे स्क्रीन इनकी रखें, और ये जो भी इन्होंने गेम खेलनी है या इन्होंने कोई वीडियो देखनी है, तो वो दूर की स्क्रीन पे देखें, नज़दीक उन्हें देखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जिनकी नज़र वीक है या जिनकी करीब और दूर दोनों की नज़रें वीक हैं, लेज़र के ज़रिए उनका इलाज जो है वो काफ़ी हद तक मुमकिन है। किस उम्र से ये इलाज हो सकता है? ऐसे है कि 18 साल की उम्र तक नज़र जो है ना जाके ठहरती है। मसलन 5 साल की उम्र में बच्चे का अगर -1 नंबर है, तो वो ग्रेजुअली बढ़ता है टिल द एज 18। लेकिन इस दौरान अगर बच्चा वो नियर गैजेट्स ज़्यादा यूज़ करता है, तो ये नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है। 18 साल की उम्र में जाके हम देखते हैं कि अगर 1 साल के लिए, 18 से 19 साल की उम्र में अगर 1 साल के लिए वो नंबर रुक जाता है, फ़र्ज़ करें -4 18 पे है, और 1 साल के बाद चेक किया है तो फिर भी -4 है, इसका मतलब है कि अब इसका नंबर रुक गया। रुके हुए नंबर को हम लेज़र से उसकी कॉर्निया को ट्रीट करते हैं, तो ठीक हो नज़र जाता है। 0 सही। और इसीलिए जो बड़ी उम्र के खतरात हैं, जो बड़ी उम्र के अफराद हैं आफ्टर 30s और 40s, उनके लिए भी ये अमल ठीक है? नहीं, उनके लिए भी वैसे अब तो बहुत लेट भी कुछ लोग कंसल्ट करते हैं कि जी हमारी ऐनक उतार दें। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा वक्त वही है उसका, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा ऐनक लगा के जाता है तो वो एक हैंडीकैप है उसका, तो बेहतर होता है कि उस एज में वो करे ताकि वो लाइफ एंजॉय करे। 40 के बाद जाके अगर आप कहें कि लेज़र कर दें, तो वो 40 के बाद आंख के अंदर सफ़ेद मोतियाँ बनना शुरू हो जाते हैं, और अगर सफ़ेद मोतियाँ बन जाए, एक तरफ से हम उसकी दूर की नज़र को ठीक कर दें, साथ सफ़ेद मोतियाँ बनना शुरू हो जाए, और कुछ अर्से के बाद हमें सफ़ेद मोतियों का ऑपरेशन करना पड़े, तो मैं फिर रिकमेंड नहीं करता, मैं रिकमेंड नहीं करता कि लेज़र किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा है फैशन के तौर पे कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने का, मुख्तलिफ रंगों के लेंसेज लगाए जाते हैं। ये कितना डेंजरस है आंखों के लिए? नहीं, डेंजरस तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें डॉक्टर को चाहिए कि पेशेंट जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करता है उसे प्रॉपर एजुकेट करे कि उसने कितनी देर के लिए वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाना है, कितने घंटे, उसे प्रिजर्व कैसे करना है, उसे साफ़ कैसे करना है, और डॉक्टर को कब कब दिखाना है। अगर तो ये सब चीज़ें कॉन्टैक्ट लेंस लगाने वाला करता है फिर तो ठीक है।
लेकिन अगर कॉन्टैक्ट लेंस हो और मोटरसाइकिल भी कोई चला रहा हो तो वो तो बहुत डेंजरस है। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट लेंस हो, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, शीशे आपके बंद हैं, एसी आपका चल रहा है, देन इट्स ओके। आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक अच्छे दफ्तर में काम करते हैं, इट्स ओके। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ धुआं भी उड़ रहा है, जहाँ चीज़ें भी उड़ रही हैं और कॉन्टैक्ट लेंस लगाया हुआ है, वो और ठीक ये नहीं। नज़र के लेंसेज के लिए भी है ये नज़र के लेंसेज के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा कि सीजन्स के हिसाब से जो है आंखों की इन्फेक्शंस आना शुरू हो जाती हैं, एक आशूब चश्म भी होना शुरू हो जी, जाता है, फिर स्मोक की वजह से आंखें बहुत ज़्यादा इची हो जाती हैं, दर्द हो रही होती है आंखों में। उन सब के लिए कोई ऐसी रेमेडीज़ जो हम यूज़ कर सकें? शुबे चश्म को तो कोरोना ने ना बहुत पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ दिया। उसकी एक वजह हुई है, जो वजह शायद लोगों को नहीं पता। ये वायरस है, अशुभ चश्म भी वायरस है, एडिनो वायरस से होता है, कोरोना भी वायरस है। तो वायरस जब आपके हाथ को लग जाता है, मसलन हम अपनी आंख को टच करते हैं, आंख का पानी उंगलियों को टच हो जाता है, अब हम शेक हैंड करते हैं। यहाँ ये स्टाइल है पाकिस्तान में, इस्लाम में है कि अगर बहुत से लोग बैठे हुए हैं तो आप अस्सलाम वालेकुम कह के बैठ जाएं, डोंट शेक हैंड। यहाँ ये है आलम के 18 बंदे बैठे हुए हैं, उस एक बंदे ने साथ मिलाना। हर एक से हाथ मिलाना है और उनमें से किसी एक ने भी उसे नहीं कहना कि भाई बैठ जाओ, बस होगी, अस्सलाम वालेकुम हो गया है, जाने दो, सबके साथ हाथ ना मिलाओ। वो जब हाथ मिलाता है सबके साथ तो सबके हाथ को वायरस वो टच करता जाता है। वो जब अपनी आंख को हाथ लगाते हैं तो अशुभ चश्मे एक से दूसरे को हालांकि इसकी मिथ ये थी कि आंखों को कवर रखें, देख के भी हो जाता नहीं नहीं, देखने से कुछ नहीं होता, देखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वायरस जो है उसके कोई पर नहीं है, वो फ्लाई करके नहीं जाता, वो आपके हाथों से, आपने हाथ को वायरस लगा हुआ है, आपने रेलिंग पे हाथ लगाते हुए सीढ़ियों से उतरते जा रहे हैं, पीछे जो बंदा आया उसने भी रेलिंग को टच किया, तो ये टच करने से है। तो डोंट शेक हैंड। अगर आपकी आंखें ख़राब हैं किसी की तो उसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो कोरोना में चूंकि हमने हाथ मिलाना शुरू कर दिया, अब हमारे पास अशुभ चश्म के पेशेंट पिछले 2 साल में ना होने के बराबर है। चलिए, ये तो अच्छा है, कुछ तो कम हुआ। कुछ फायदा हुआ है। और ये जो स्मोक आंखों को बहुत ज़्यादा देखा है हमने, स्मोक का मौसम आया तो इंतहाई लोग परेशान हुए उससे। बिल्कुल ठीक उससे है। कोई वो कार्बन है, धुआं आपकी आंखों को टच करता है। स्मोक में मैं अब अपने गांव जब जाता हूं तो मैं देखता हूं कि उसने ना, जिम्मेदार ने वैसे तो मशक्कत करता है, लेकिन जब फसल काट लेता है तो उसके मुड को जो है ना वो आग लगा देता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। खामखा में हम लोग आग लगा देते हैं। वही स्मोक जो है वो उसके अंदर, फॉग के अंदर मिक्स होता है तो स्मोक बन जाती है। तो ऐसे ही है जैसे आप धुएं में बैठे हुए हैं, तो धुआं आपकी आंखों के लिए डॉक्टर साहब, आजकल आपके पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की शिकायत लेकर आते हैं आंखों की बीमारी? आजकल तो बच्चों को ज़बरदस्ती माँ बाप पकड़ के लाते हैं कि ये सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है, ज़रा देखिए इसकी आंखें। अवेयरनेस आई है तो उसमें टीचर्स जो हैं उनका भी बहुत हाथ है। टीचर्स भी बच्चों को देखती रहती हैं कि कौन सा बच्चा क्या बिहेव कर रहा है क्लास में उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि वो स्क्वीज़ करके देखता है उसे, वो बोर्ड पे नहीं देखता, वो अपने साथ वाले का देखता है। इसका मतलब है उसे बोर्ड पे नज़र नहीं आ रहा, तो साथ वाले की बुक से नोट कर रहा है। तो ज़्यादा जो है वो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें से 80% को तो मैं ग्लासेस का नंबर देता हूँ। अच्छा, हाँ, वो आते ही आने के लिए, क्योंकि हमने गैजेट्स यूज़ करने हैं, हमारी आंखों का काम बारीक चीज़ें देखने का है। तो लोग कहते हैं जी पहले ज़माने में लोगों को ऐनकें नहीं लगी हुई थी, अब क्यों लगनी शुरू हो गई? पहले ज़माने के लोग मोटी मोटी चीज़ें देखते थे, ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। अब गैजेट्स हैं, अब हमें बारीक चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अब हमें रंगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारी क्लियर विजन होना जो है ना ज़रूरी है। तो ज़्यादा लोग जो हैं ग्लासेस के लिए हैं, फिर सफ़ेद मोतिया है, फिर असल जो ख़राबी है ना वो है काला मोतिया। अच्छा, काला मोतिया जो है उसके बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। काले मोतिये को ये समझते हैं हम कि ये काले रंग की कोई चीज़ होगी, हालांकि ऐसी चीज़ नहीं है। काला मोतिया से इसलिए कहा जाता है कि आंख के अंदर अगर एक तरफ से आंख में पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, जाने का रास्ता विद एज या विद डिजीज़ अगर बंद हो जाए और प्रेशर से पानी आता रहे तो ये प्रेशर आंख का बढ़ जाता है। 15 प्रेशर नॉर्मल में, 15 से ऊपर अगर प्रेशर हो गया तो वो डे बाय डे
साइडों से आपकी नज़र को, किसी की नज़र को ना ख़राब करना शुरू करता है। सेंटर की नज़र उसकी ठीक रहती है, साइडें उसकी वुसअत, नज़र की वुसअत जो है ना वो कम होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो ऐसे देखते हैं जैसे पाइप के अंदर से देख रहे, देख पूरा रहा होता है। और एक दिन आता है कि वो भी विंडो शट हो जाती है। तो 40 साल की उम्र में आंख का प्रेशर हर साल, हर 6 महीने के बाद चेक कराना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेशर बढ़ा है तो बहुत सी मेडिसिन है, कतरे डालें, रोज़ाना कतरा डालें। जैसे आप रोज़ाना शुगर की दवाई खाते हैं, रोज़ाना ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं। अगर किसी को खुदा न खास्ता आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, काला मोतिया है, तो उसने रोज़ाना कतरे डालने हैं तो उसकी आँख बची रहती है। या फिर अगर मैं देखता हूँ कि जो लोग गांव से आए हैं या वो ऐसे ग्रुप से हैं जो ये महंगे कतरे नहीं डाल सकते, तो उनको हम काले मोतिये का ऑपरेशन करके एक स्पेशल विंडो बना देते हैं जिससे उसकी आँख का प्रेशर नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है। वो नॉर्मल पे आ जाए फिर भी ठीक है। तो काले मोतिये से बचना चाहिए। और वो 40 के बाद अक्सर लोगों का उसका ध्यान रखना चाहिए ध्यान आपको बहुत 40 के बहुत बाद। ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तमाम चीज़ें तो हो गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको मिग्रेन का इशू हो रहा हो या कोई सर दर्द का काफ़ी इशू, तो आपकी नज़र वैसे ही ब्लर होना शुरू हो जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए कि आइदर वो कनेक्टेड मिग्रेन से ही है या फिर वो आइज़ का भी कोई इशू हो सकता है? इसमें ये है कि हम फिजिशियन के पास जाते हैं सर दर्द के लिए। फिजिशियन जब आपने तमाम हर्बे इस्तेमाल कर लेते हैं ना और सर दर्द नहीं जाता, फिर वो कहते हैं अच्छा आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ। आई स्पेशलिस्ट को एक स्पेशल जगह पे रखना चाहिए, उसको आंखें अपनी एवरी ईयर दिखाते रहना चाहिए। अब तो हर गली मोहल्ले में आपको आई स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। पहला ज़माना था जब मैं पढ़ता था तो पता चलता था वो फलाने एक तहसील में है, एक फलाने ज़िले में है। अब तो हर जगह मौजूद हैं। तो डॉक्टर्स को दिखाना, मिग्रेन जैसे आपने कहा है, अब मिग्रेन को डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। मिग्रेनिस जो पर्सन है उसकी एनक का नंबर पूरा होना चाहिए। मैंने देखा कि लोग एनक का नंबर ले लेते हैं, लगा लेते हैं एनक और उसके बाद छोड़ देते हैं। जब पूछे उनसे तो कहते हैं एनक लगी हुई है। तो एनक है किधर? एनक पर्स के अंदर है। एनक लगाते नहीं है। फिर यह है कि 40 साल की उम्र में जिसकी दूर की नज़र 100% है, 40 साल की उम्र में उसकी आंखें नज़दीक के लिए कमज़ोर हो जाती हैं। अब वो हमारे शर्म के वो ऐनक नहीं लगाता, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग उसे मजाक करना शुरू कर देते हैं, उसके कोलीग्स उसे मजाक करना शुरू कर देते हैं। गांव में अगर किसी को ऐनक लग जाए तो वो सब बनते हैं कि ये बंदा रह गया अब तो इसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन है, इसने ऐनक लगा ली है। तो नज़दीक पढ़ने की ऐनक लगाना बहुत ज़रूरी है। आप अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। 40 साल की उम्र में अगर उसे ज़रूरत है ना, वो लगाता नहीं है। वो 10 मिनट पढ़ता है और वो बोर हो जाता है। वो समझता है कि अब मेरी उम्र नहीं रही, मैं बूढ़ा हो गया। हालांकि ये बात नहीं है। बात ये है कि उसे अच्छा नज़र नहीं आ रहा, उसकी आंखें थक जाती हैं, वो किताब साइड पे रख देता है। ये वो उम्र है जिस वक्त उसका पूरा एक्सपीरियंस उसके पास है। अब उसने डिलीवर करना है अपने इर्द गिर्द, तो डिलीवर करने से रह जाता है। इतनी देर में 48 हो जाता है, मोटा हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई। फिर इसी तरह ये नॉलेज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से मालूम हो जाता है। ऐनक 40 की उम्र में नज़दीक की ऐनक लगा के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, और यही वो अवेयरनेस है जिसके लिए आज हमने डॉक्टर साहब को ही बुलाया। अक्सर हम कोताही कर देते हैं जो बाद में जाके हमारे लिए काफ़ी मसला खड़ा करते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपनी बच्चों की आंखों का ख्याल रखें, उनकी विजन का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा इनके साथ। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक हम लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो जनाब, यहाँ पर वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट गॉट टैलेंट का। मेरे साथ आज एक सिंगर मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है। हमारे साथ होंगी जी मायरा रुबेल। बहुत शुक्रिया मायरा आपका। मायरा, कब से गा रही हैं आप? मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए हैं। अच्छा, और कब रियलाइज़ हुआ कि आपकी आवाज़ में सुर मौजूद है?
आपको पता है कि जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, हॉस्टल में होते हैं, तो गैदरिंग में आप लोग गाते हैं, और या कॉलेज के यूनिवर्सिटी के इवेंट्स पे आप गाते हैं, तो फिर जब फ्रेंड्स आपको इनकरेज करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं यू हैव अ गुड वॉइस, तो तब रियलाइज़ हुआ कि ओके आई शुड गो फॉर इट। कुछ प्रोफेशनली भी अब तक इस हवाले से काम किया है आपने? यस, मैंने प्रोफेशनली किया है, 3 से 4 सॉन्ग्स किए हैं, वीडियो सॉन्ग्स भी किए हैं, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जितने भी बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे परफॉर्म किए हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान मलेशिया में परफॉर्म किया है। सो अभी और भी फ्यूचर प्लान्स हैं। चलिए इससे ज़्यादा आपसे मज़ीद बात की जाए, पहले आपसे कुछ सुन लेते हैं। श्योर मैं अभी जो है वो आजकल काफ़ी फेमस जा रहा है एक सॉन्ग कोक स्टूडियो का, पसूड़ी, एवरीवन लव्स दैट, सो उसकी कुछ लाइंस मैं आपको सुनाती हूँ। अगलावा मजबूरी नू आण जान दे पसूड़ी नू, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू, आना सी तू नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे पी जावा मैं पूरी नू, रावां च बावां च ओनू लुकावां कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी ओनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। किसको सिंगर को एडोर करती है, कौन सा सिंगर आपको बहुत पसंद है? मुझे एक्चुअली ओल्ड म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है। फरीदा खानम, इकबाल बानो, रेशमा जी, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहिब, आरिफ लोहार के सॉन्ग्स मतलब मुझे बहुत पसंद है, तो उन्हीं को मतलब ज़्यादा फॉलो करती उन्हीं को फॉलो करती हैं। अच्छा, तो कहीं से बाकायदा सीख भी रही है? जी मैंने सूफ़ी तबस्सुम आर्ट एकेडमी है समनाबाद में, वहाँ से क्लासेस लेना स्टार्ट की हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप सीखते नहीं हैं तब तक आप बिल्कुल अच्छी तरह से उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। तो फैमिली कितना सपोर्ट करती है इस टैलेंट को लेकर? फैमिली में मेरी मदर बहुत सपोर्टिव हैं, वो इनकरेज करती हैं, और सिस्टर्स की सपोर्ट भी है ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल में अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती यू कैन नॉट डू एनीथिंग, सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन। खुद लिखती भी हैं अपने गाने या सब गाने की हद तक शौक है? सॉन्ग्स नहीं लिखती, बट मैं वैसे पोइम्स वगैरह या कुछ शायरी थोड़ा बहुत समटाइम्स ऑन एंड ऑफ लिखती हूँ। और किस जॉनरा में गाना ज़्यादा पसंद है आपको? गज़ल टाइप, क्लासिकल, तो उसी में ज़्यादा, उसमें ज़्यादा आपको इंटरेस्ट उस लगता पर है? ज़्यादा इंटरेस्ट। अच्छा, तो सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव हैं? डायरेक्ट फीडबैक आवाम से फ़ौरन मिल जाता है किसी सिंगिंग का? बिल्कुल, उसमें ये है कि फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जब आप अपना पोस्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, लाइक आपका म्यूज़िक है या कुछ भी है, तो आपको इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है उस पर, और वो अच्छा भी लगता है। लाइक उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा। तो आपके अपने ओरिजिनल्स भी कोई आ चुके हैं, हमें वो भी कुछ सुना दें। ओरिजिनल में मेरा एक सॉन्ग है सुनी सुनी मेरी रतियाँ, वो वैसे तो गिटार पे है बट उसकी मैं 1-2 लाइन सुना देती हूँ। सुनी सुनी मेरी रतियाँ तुझको ही पास बुलाए, सुनी सुनी मेरी रतियाँ तुझको ही पास बुलाए, प्यार से तुझको देखूं ख्वाबों में जब तू आए, सुनी सुनी मेरी रतियाँ तुझको ही पास बुलाए। बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो कितना गोल आपने अब सेट किया हुआ है कि मज़ीद क्या प्लान्स में आपके शामिल है? मज़ीद प्लान्स में यही है कि कुछ ज़्यादा बेहतर करना है, क्योंकि ओबियसली जब आप स्टार्ट करते हैं तो यू आर नॉट दैट मच मैच्योर, तो आपकी चीज़ें भी उतनी मैच्योर नहीं होती, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस पर मेहनत करते हैं और ऑब्वियसली वो कुछ ग्लो करके आती हैं जैसे चीज़ें। तो अभी फ्यूचर में यही है कि कुछ और सॉन्ग्स करने हैं, वीडियोस करनी है, और एक्टिंग है थोड़ी बहुत, तो उसके कुछ प्रोजेक्ट्स, तो उन पे काम करना है। अच्छा, एक्टिंग का भी शौक है आपको? आई डिड एक्टिंग एक्चुअली, आई डिड होस्टिंग एज वेल, सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें मतलब ऑलमोस्ट मल्टी, यानी अपना ड्रामे का ओएसटी भी आप खुद ही गाएंगी? आई हैव नो आइडिया, इट डिपेंड्स ऑन द अदर पीपल लाइक जो करते हैं, बट इंशाल्लाह प्लानिंग सारी है कि OSTs एंड मूवीज़ एंड सॉन्ग्स। तो ट्रैवलिंग के लिहाज से कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है जहाँ पर अपने वीडियो शूट्स करना आपको अच्छा लगता है? आई लव कश्मीर। अभी रिसेंटली हम लोग गए भी थे, और कश्मीर, अरंकेल, नीलम वैली, और ये इतनी खूबसूरत जगह हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आप पाकिस्तान में हैं, ऐसे ही लगता है जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में हैं या इस तरह की किसी जगह पे हैं।
सो आई थिंक यहाँ पे भी अभी काफ़ी ट्रेंड है कि जो भी अच्छी शूट लोकेशन है वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कश्मीर साइड पे जाने के लिए। तो जो सिंगर आपको बहुत पसंद है उसका कुछ जाते जाते हमें गाना सुना दें। बिल्कुल, मुझे फरीदा खानम जी का सॉन्ग है, पोइट्री आई डोंट नो किसकी है वो मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन उनका बहुत ही सबका फेवरेट सॉन्ग है, गज़ल कह लें आप, आज जाने की जिद ना करो। तो उसके कुछ लाइंस मैं आपको सुना देती हूँ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत शुक्रिया मायरा आपका। तो जनाब आज का चैलेंज यही है कि अगर आपके अंदर कोई खुद ऐसा टैलेंट मौजूद है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या आपके बच्चों में, आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा टैलेंट है जो शाय होने की वजह से नहीं सामने ला पा रहे, तो उन्हें बूस्टअप कीजिए, उनके मोरल को बूस्टअप कीजिए, कोशिश कीजिए कि उसको मज़ीद पॉलिश करें, बिकॉज़ यही जो टैलेंट होता है आगे जाके वो स्टार्स ऑफ पाकिस्तान भी बन सकते हैं। और इसी के साथ बहुत ज़रूरी है आपको ये बताना कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप हमसे कनेक्टेड रहिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के ज़रिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी डिस्कवर होने वाली जगह मौजूद है जो पूरे पाकिस्तान को देखनी चाहिए, तो डिस्कवर पाकिस्तान से आप रब्ता कीजिए। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए आप इजाज़त, कल आपसे होगी दोबारा मुलाकात एक नई सुबह, एक नए शो और नए चेहरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।